हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है और ये प्रकाश आता है किसी प्राकृतिक सोर्स से, जैसे कि सूरज, या फिर किसी मानव निर्मित सोर्स से, जैसे कि बल्ब या ट्यूबलाइट। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें प्रकाश कैसे उत्पन्न करती हैं? आज के इस वीडियो में हम प्रकाश उत्पन्न करने के विज्ञान को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरज की, जो पृथ्वी पर रोशनी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। समझने की कोशिश करते हैं कि सूरज ये प्रकाश कैसे उत्पन्न करता है। तो सूरज मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना होता है। सूरज के बहुत ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और तापमान की वजह से ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराकर प्लाज्मा की अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में 4 हाइड्रोजन एटम के नाभिक यानी 4 प्रोटॉन्स मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। चूंकि एक हीलियम एटम का मास 4 हाइड्रोजन एटम के कुल मास से कम होता है, बचा हुआ मास ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। अब बात करते हैं कुछ मानव निर्मित चीजों की जो हम सामान्यतया रोशनी पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला उदाहरण है मोमबत्ती का। ये बस 2 चीजों से बनी होती है, मोम और ये धागा। तो सबसे पहले इस धागे की बात करते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये बहुत ही पतले पतले रेशों से मिलकर बना होता है। जब मोमबत्ती जलाई जाती है तो लौ के बिल्कुल नीचे की मोम लौ की गर्मी से पिघल के लिक्विड की अवस्था में आ जाती है और इस धागे के रेशों से होते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अगर आप पानी में एक बहुत ही पतली सी नली डालें तो आप देखेंगे कि पानी उस नली में धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। अब मोम के बारे में जानते हैं। मोम पेट्रोलियम की शुद्धिकरण प्रक्रिया से निकलता है। ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन इस तरह से बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब मोमबत्ती जलाई जाती है तब ये मोम पिघल के ऊपर जाती है। ऊपर और ज़्यादा ऊष्मा होने की वजह से इन हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स के बॉन्ड्स टूट जाते हैं और ये वातावरण से ऑक्सीजन लेके H2O यानी पानी और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तब ऊर्जा निकलती है। ऐसे ही जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तब भी ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज की जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब, ट्यूबलाइट और LED। अब एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी बल्ब को देखें तो आप पाएंगे कि उसमें एक स्प्रिंग के जैसी दिखने वाली एक पतली सी तार होती है। जब इससे करंट पास की जाती है तो ये तार चमकने लगती है और हमें रोशनी प्राप्त होती है। अब समझते हैं कि इस तार में ऐसे क्यों होता है। तो ये तार टंगस्टन धातु का बना होता है और इसका रेजिस्टेंस बिजली के किसी अच्छे कंडक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस तार से पास होते हैं तो वो इस तार के एटम से बार बार टकरा के अपनी कुछ ऊर्जा एटम्स को दे देते हैं। इस टकराव से मिली ऊर्जा की वजह से तार के एटम्स बहुत तेज गति से ऑसिलेट करने लगते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकालते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट की इस बड़ी सी ट्यूब में आर्गन गैस भरी होती है। साथ ही इसमें थोड़ी सी मात्रा में मरकरी भी डाल दी जाती है। इसके अलावा ट्यूब के अंदर एक सफ़ेद रंग के पाउडर की परत होती है जिसे फॉस्फर कहते हैं। ट्यूबलाइट के दोनों सिरों पर फिलामेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब ट्यूबलाइट से करंट पास की जाती है तब ट्यूब के अंदर भरी गैसेस का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से दोनों फिलामेंट्स के बीच कोई करंट पास नहीं करती। अब जब फिलामेंट से करंट पास होती है तो उनका तापमान बढ़ने की वजह से फिलामेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट होकर आर्गन एटम से टकराने लगते हैं और उन्हें आयन बना देते हैं। आर्गन आयंस भी दूसरे आर्गन एटम से टकराकर उन्हें आयन बना देते हैं और इस तरह से आयनाइजेशन की प्रक्रिया तेज गति से होने लगती है और जल्द ही आर्गन गैस का प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा बनने की वजह से गैस का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और इससे करंट पास होने लगती है। प्लाज्मा के बारे में जानने के लिए हमारा प्लाज्मा का वीडियो जरूर देखें। आर्गन गैस का प्रयोग मुख्य रूप से ट्यूब में मौजूद मरकरी गैस के एटम्स को आयनाइज करने के लिए किया जाता है। आर्गन गैस का प्लाज्मा बनने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और आर्गन आयंस मरकरी एटम से टकरा के उसे आयनाइज कर देते हैं। जब मरकरी गैस का रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मरकरी एटम की कक्षा में वापस आता है, तब ये अतिरिक्त ऊर्जा निकाल देता है। ये ऊर्जा
अल्ट्रावायलेट लाइट के रूप में निकलती है जो हम देख नहीं सकते। अब यहाँ पर फॉस्फर की परत काम आती है। फॉस्फर की परत के एटम्स इस अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करके सफ़ेद रंग का दिखने वाला प्रकाश देते हैं। इस तरह से ट्यूबलाइट से हमें रोशनी प्राप्त होती है। अब आखिरी में बात करते हैं एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड की। एलईडी एक प्रकार का डायोड होता है जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। डायोड की संरचना और उसके काम करने के सिद्धांत के बारे में जानने के लिए हमारा डायोड का वीडियो जरूर देखें। अगर हम किसी डायोड को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि एन साइड में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी साइड में होल्स। सेमीकंडक्टर में होल का मतलब होता है कि वहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन किसी होल की जगह लेता है तब दो एटम्स के बीच की बॉन्डिंग पूरी होती है, पर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को होल की जगह लेने के लिए अपनी कुछ एनर्जी निकालनी पड़ती है। इसी सिद्धांत पर एलईडी काम करता है। जब एलईडी से फॉरवर्ड बायस की अवस्था में करंट पास की जाती है तब इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा फोटॉन यानी लाइट के रूप में निकालते हैं, और इस तरह से हमें एलईडी से प्रकाश प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने इन सभी प्रकाश स्रोत के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।